एतज़ा ने सेकंड ईयर की क्लास लेनी छोड़ दी थी। हया का सामना भी दोबारा इससे नहीं हुआ था। फाइनल ईयर की क्लास लेकर वो बाहर निकल रहा था। इन्हीं दिनों शेक्सपियर के एक ड्रामे की रिहर्सल भी चल रही थी। इस सिलसिले में प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट हॉलनुमा कमरे में ही रिहर्सल कर रहे थे और कई बार इर्तिजा को भी वहाँ जाना पड़ जाता था, लेकिन इस वक्त छुट्टी हो चुकी थी। वो घर के निकलने के लिए ही वाला था जब एक स्टूडेंट ने इसे इसी हॉलनुमा कमरे में जाने के लिए कहा कि कुछ स्टूडेंट या इसे वहाँ बुला रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो पूरा हॉल खाली था। सामने स्टेज बना हुआ था, लेकिन पूरा स्टेज पर्दे से ढका हुआ था। इसे लगा शायद स्टूडेंट पर्दे के पीछे हैं। अभी वो स्टेज तक पहुंचा ही था कि किसी कदमों की चाप सुनाई दी। सामने का दरवाज़ा खुला था, जहाँ से एक लड़की भागती हुई आ रही थी। पूरे हॉल में बस चंद लाइट्स ही चल रही थी। एक बड़ी लाइट सामने से चल रही थी, जो सीधी इसकी आंखों पे पड़ रही थी। अभी तो वो ठीक से देख भी नहीं पाया था, समझ भी नहीं पाया था, जब वो लड़की इसके सीने से लगकर रोने लगी। वो बुरी तरह से बौखलाया था। जब देखा तो वो हया थी, लेकिन बिखरी उजड़ी सी हालत में। खुद से इसे पीछे किया, चेहरे पे उंगलियों की छाप, होठ के करीब जख्म, बाजू से फटा यूनिफॉर्म, गर्दन पे बाजू पर नाखूनों की खरोंच के निशान। एकदम तो कोई भी इसे इस हाल में देखता है तो वही कहता है जो बेख्तियार इर्तिजा ने कहा था। वो बेतहाशा रोते हुए सर ही कह पाई थी कि एक नया ड्रामा वहाँ शुरू हो चुका था। वो सब जो इर्तिजा के जहन गुमान में भी नहीं था। हैरत से इस वक्त हुई जब एक मज़ीद नया रूप में इसने इस झूठी लड़की का देखा था। सबके सामने अपनी लुटी हुई हालत का ज़िम्मेदार वो उसे बना रही थी। इर्तिजा के होश उड़ के रह गए थे। वो सबकी परवाह किए बिना हया के करीब आया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ये कौन सा खेल है तुम्हारा? वो दहाड़ते हुए बोला था। दिल तो चाहे सामने खड़ी लड़की का गला दबा डाले, इससे पहले कि वो बेकाबू होकर हया की तरफ बढ़ता। चंद लड़कों ने इसे पीछे धकेला था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस शख्स की दिलीरी को। एक तो इस शख्स ने इस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इस पर सबके सामने इसे मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे शख्स को सरेआम फांसी देनी चाहिए। इस लड़की की ज़बान तेज़ धार की छुरी थी। वहाँ से खुद भगला सा गया था। भाया, ये क्या बचपना है? मैं इर्तिज़ा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। खुदा के लिए बंद करो ये ड्रामा और सच बता दो सबको। वहाश ने हया की मिन्नत की थी, लेकिन वो रोई जा रही थी। मैं सच कह रही हूँ, अपनी बात पर कायम थी। कुछ ही देर में प्रिंसिपल भी वहाँ पहुँच गया। इस बार आते ही प्रिंसिपल ने इर्तिज़ा के मुँह पर थप्पड़ मारा था। इसका चश्मा टूट जा गिरा था। अपनी बेइज्जती का बदला तुम यूँ ले सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकता था। वो गुस्से से घर्रा कर बोला। सर, इर्तिज़ा मुतहिर हुआ था। शट अप इर्तिज़ा, मैंने कुछ नहीं किया। इसके साथ ये झूठ बोल रही है, इर्तिज़ा चिल्ला कर बोला था। फिर एक फीमेल टीचर के साथ लगी हया की तरफ लहू रंग आंखों से देखने लगी। चुप क्यों हो तुम? बताती क्यों नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो? वो चिल्लाकर हया से कहने लगा। वो लड़का एक एक चीज़ को कैमरे में मुकीद कर रहा था। खुल्लम खुल्ला बदमाशी का मुजाहरा ये शख्स सबके सामने कर रहा है, सब देख सकते हैं। वो लड़का अपने इस ड्रामे की रेड बढ़ा रहा था। कुछ देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच के इर्तिज़ा को हिरासत में ले लिया गया था। हमारे वज़ीर आज़म से अपील है कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा कोई भी टीचर इस तरह से किसी भी लड़की की इज्जत को पामाल ना कर सके। इर्तिज़ा चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि इसने कुछ नहीं किया, मगर किसी को इसकी बात पर भरोसा नहीं था। औरत मुजरिम होकर भी इस वक्त सिर्फ मज़लूम समझी जाती थी। जब दुनिया के सामने इस हाल में नजर आए जिस हाल में हया थी। आप लोग क्यों मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे? ये झूठ बोलिए, इसे आदत है ऐसा सब शौकिया करने की, शर्तें लगाने की। खुदा के लिए मेरी बात पे भरोसा करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन कोई नहीं था जो इसकी बात पे यकीन करता। कोई था भी तो इस हालात के पेश नज़र मुँह पर कफल बांधे ही खड़ा था। जो बोलता वो भी इस चक्की में पिसता जिसमें इर्तिज़ा को डाला जा रहा था। मिस हया, आपको साथ जाना पड़ेगा। इनके खिलाफ एफआईआर कटेगी, केस होगा और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। एक पुलिस ऑफिसर ने हया से कहा। क्या ये सब करने से मेरी इज्जत लौट आएगी? कौन अपनाएगा मुझे इस हाल में कि जब दुनिया मेरी सच्चाई जान चुकी है? मुझे इंसाफ चाहिए, वो भी अभी। इनसे कहें कि ये मुझसे निकाह करें अभी और इसी वक्त। ये एक और धमाका था जो इर्तिज़ा के सर पे फटा था। हरगिज़ भी नहीं, मैं मर जाऊंगा, इससे निकाह हरगिज़ भी नहीं करूंगा, चाहे मुझे बिना कसूर फांसी चढ़ा दिया जाए।
ارتضا نے صاف انکار کیا تھا۔ سلمان کے تو ہوش تب اڑے تھے جب آفس میں بیٹھے اہم میٹنگ کر رہے تھے اور ان کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ ان کے دوستوں کی کال تھی کہ ٹی وی آن کریں۔ یہی حال زوبیہ بیگم کا ہوا تھا۔ عورتوں کے حق میں تقریر کرتے ہوئے ان کے حواس اس وقت کم ہوئے جب سامعین میں سے ایک لڑکی نے نیٹ پر حیا کے ساتھ ہوئی زیادتی کی لائیو ویڈیو انہیں دکھائی تھی۔ ایک تماشا تھا جو ان کی لاڈلی کا دنیا دیکھ رہی تھی۔ رنگ فاق ہوا تھا، دھوپ میں سر پہ چھری، آنکھوں پر کالا چشمے لگائے وہ تقریر میں مصروف تھی۔ سب کچھ وہیں پھینک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ شمس زوبیہ کی چلا کر اٹھی تھی، خوف اور ڈر سے پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ سامنے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ جس قدر بھیانک خواب تھا، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت سلپ ہوتی۔ یاد تھا صرف شمس، اس کی باتیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا کرے زوبیہ بھی جی کر بھی وہ بھی مر جائے گی۔ جذبات پھر سے نئے ہوئے تھے۔ جلدی سے الماری کھولی اور اپنے کپڑے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالنے لگی۔ زیور بھی اسی کی الماری میں رکھا تھا۔ لاکر کھول کر ڈبوں میں سے زیور نکال کر بیگ میں رکھا اور خالی ڈبے واپس لاکر میں رکھے۔ کالے رنگ کی چادر سے خود کو خوب اچھے سے لپٹا اور کمرے سے نکل گئے۔ رات کا سناٹا تھا، سب کمروں میں تھے۔ بہت محتاط قدم اٹھاتی وہ چھت پر پہنچی تھی۔ وعدے کے مطابق شمس وہاں موجود تھا، ایک چھوٹا سا بیگ اس کے ساتھ بھی تھا۔ زوبیہ کو دیکھا اس نے سب سے پہلے بیگ اس کے ہاتھ سے لیا، پھر گھر کی پچھلی جانب لے گیا۔ پہلے خود نیچے کود کر اترا، پھر دونوں ہاتھ بڑھا کر زوبیہ کو اتارا۔ پچھلی گلی سنسان تھی۔ چہرہ چھپاؤ اپنا زوبی، شمس نے دھیمے لہجے سے کہا۔ پچھلے راستے سے نکل کر ہی وہ دونوں گلیوں سے نکلتے ہوئے مین روڈ پر پہنچے تھے۔ اس وقت اپنے گھر سے کافی دور تھے۔ مین روڈ پہ ٹریفک بھی بہت کم تھا۔ کافی دیر بعد انہیں رکشا ملا تھا، سیدھا بس کے اڈے پہ پہنچے تھے۔ ایک کرسی پہ زوبیہ کو بٹھا کر شمس بس کی 2 ٹکٹس لینے چلا گیا۔ جیسے ہی پہلی بس وہاں پہنچی، مسافر اب ٹھیک سے اتر بھی نہیں پائے۔ ہائی اڈے کے انتظار میں کھڑے مسافر بس پر چڑھنے لگے۔ لوکل بس تھی جہاں سیٹیں کم اور مسافر زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اتنی بھگدڑ میں شمس زوبیہ کا ہاتھ پکڑے بس میں سوار ہوا تھا۔ اتفاق تھا کہ دونوں کو سیٹ بھی ایک ساتھ مل گئی تھی۔ لیکن وہاں سے اترتے ہوئے مسافروں میں سے ایک شخص شمس کو جانتا تھا۔ تم شمس ہو نا، میکینک شاہ جی ورکشاپ پہ کام کرتے ہو؟ وہ شخص شمس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شمس نے جھوٹ بولا اور چہرے کا رخ بھی بدل لیا۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بس سے اتر گیا۔ زوبیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ جانے اب کتنے امتحان تھے جو اس کے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر میں بس چل پڑی تھی۔ دونوں نے گہری سکون کی سانس لی تھی، جیسے مصیبت ٹل گئی ہو اور اب بس راوی چین ہی چین سنائے گا۔ لیکن آزمائشیں تو اب شروع ہونے والی تھیں۔ سکون کسے کہتے ہیں، چین کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں تو گھر کی دہلیز پار کرتے ہی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ شمس مجھے ڈر لگ رہا ہے، زوبیہ نے خوف سے کہا۔ پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ زوبی چپ رہو، کوئی بات مت کرو، ہو سکتا ہے بس میں بھی کوئی مجھے جانتا پہچانتا ہو۔ تمہاری اس قسم کی باتیں کسی کو شک میں ڈال سکتی ہیں۔ شمس نے دھیرے سے زوبیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ زوبیہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ بڑی مشکل سے تانیہ سوئی تھی، سوتے ہوئے بھی سجگ رہی تھی۔ اپنے شوہر کا گریبان زور سے پکڑ رکھا تھا کہ جیسے وہ کہیں بھاگ جائے گا۔ پوری رات وہ اس کا سر سہلاتا رہا اور سر میں ہاتھ لگائے رکھا، لیکن وہ کانپتی ہی رہی۔ بار بار ذرا سی آہٹ پر اس کا پورا وجود جھٹکے کھایا جاتا تھا۔ وہ خوف سے پھر سے اس کے اندر سمٹنے لگی تھی، جیسے صرف ایک وہی اس کی چہ پناہ ہے۔ وہ ذرا سا بھی دور ہوا تو کوئی وحشی آ کر اسے نوچ کھائے گا۔ ایک مرد کے لیے آزمائش بھی کم نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی پہلے سے ریپ کا شکار ہو چکی ہو اور اسی خوف سے روز پل پل مرتی ہو۔ ایسی عورت کو سارا دنیا سب سے مشکل عمر ہے۔ اول تو کوئی اپناتا ہی نہیں، اگر کوئی اپنا لے تو اسے اس قسم کی گفتگو اور خوف کو بھی کبھی تحفظ نہیں دے سکتا۔ اور جو ظلم تانیہ کے ساتھ ہوا تھا وہ بھلانا واقعی مشکل تھا۔ کچھ دیر وہ اسے ساتھ لگائے بہلاتا رہا۔ وہ سو چکی تھی، اب بھی خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی، اس لیے اس کی شرٹ کو زور سے جگڑ رکھا تھا۔ دیکھیے، آپ مجھ سے دور رہیں، میری قریب مت آئیے گا، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ شادی کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈر اور خوف سے ایک دیوار پر جا لگی تھی، جیسے وہ کوئی انسان کی بجائے کوئی خوفناک درندہ ہو۔ میں سمجھا نہیں، کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کی بات اور اس کے خوف سے نافہم تھا۔ چند قدم اس کی جانب بڑھ کر بولا، دور رہیے مجھ سے، خدا کے لیے مجھے چھونا بھی مت۔ وہ مزید دیوار سے جا لگی تھی، جیسے دیوار میں کوئی شگاف ہو جائے گا اور وہ اندر چھپ جائے گی۔ تانیہ، یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ پلیز آرام سے بیٹھیں، مجھے بتائیے کیا بات ہے، کس بات کا خوف ہے؟
نہیں नहीं, मुझे मत छूना, मुझे हाथ मत लगाना, मेरे करीब मत आना, वरना मैं मार डालूँगी तुम्हें या खुद को ख़त्म कर लूँगी। तानिया बुरी तरह से बदहवास थी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, लेकिन डर क्यों रही हैं? जाओ यहाँ से, नफ़रत है मुझे मर्द साहब से। वो दबी दबी सिसकियों से रोते हुए बोली, ओके मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब आप रिलैक्स हो जाएँ। वो अपने कदम पीछे की जानिब लेने लगा। बिलाशा बाबू बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इस वक्त बुरी तरह से खौफज़दा थी। इसे यही ठीक लगा कि इस वक्त इसे तन्हा छोड़ दे, सुबह दिन के उजाले में बात करे, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल गया। तानिया भी खौफज़दा थी, तेज़ी से आगे बढ़कर कमरा लॉक किया कि कहीं वो दोबारा अंदर ना आ जाए। फिर काँपते हाथों से चुटकी लगाई। बंद कमरे के बावजूद इसे लगा कि जब वो सो जाएगी तो वो कमरा खोलकर अंदर दाखिल हो जाएगा। इसलिए कमरे के दरवाजे के सामने कुर्सियाँ रख दी और कमरे के सारे बल्ब रोशन कर दिए। अंधेरे से खौफ आने लगा था। बेड के बजाय वो कमरे के कोने में ज़मीन पर जाकर लेट गई। जाजिम जब घर पहुंचे तो हारून रशीद सोफे पर औंधे लेटे थे, बेतरतीब तरीके से। जाजिम भागता हुआ उनके पास आया था। बाबा, जाजिम ने इन्हें सीधा किया, लेकिन वो बेसुध थे। जाजिम ने इन्हें हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बेजान से लग रहे थे। वो जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले गया, लेकिन इस वक्त वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। जवाब तो डॉक्टर ने 2 महीने पहले ही दे दिया था कि वो अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन यूँ अचानक इसे छोड़ जाएंगे। जाजिम के लिए सदमा बहुत बड़ा था, तो अभी तो बहुत कुछ इनसे शेयर करना था जाजिम को। लेकिन ज़िंदगी कहाँ मोहलत देती है। 3 दिन तक वो रोता रहा, घर से बाहर भी नहीं निकला। ये सदमा इसके लिए कम तो नहीं था, जिन्होंने हमेशा उंगली पकड़कर चलाया था। आज इन्हें कंधों पर उठाए इनकी अवधि ठिकाने तक ले जाते हुए इसके कदम डगमगाए थे। संभल कर मेरी जान, जाजिम संभल कर कदम रखो। बाबा, वो जोर से चिल्लाया था। इसे लगा फिर से छोटा बच्चा सा बन गया हूँ, जो चलते हुए डगमगा जाए तो माँ बाप पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते। हारून रशीद ने भी माँ बाप बनकर इसे पाला था, गिरने नहीं दिया था, न किसी के कदमों में, न किसी की नज़रों में। कहीं नहीं इसकी तालीम में कमी थी, न तरबियत में। इस उम्र में जब लड़कों की नज़रें दिल के हाथों मजबूर होकर गैर महरम लड़कियों पर उठती है, जाजिम ने हमेशा झुकाई थी। न कॉलेज में ऐसी गैदरिंग अपनाई जहाँ मौजूद लड़कियों के गिरद घूमते हो, और न किसी लड़की को ऐसी बेबाकी से देखने की कोशिश की। इसकी वजह हारून रशीद की बातें थी, तरबियत थी। जब क़यामत के दिन सारी दुनिया में नफ़्सा नफ़सी छाई जाएगी, बस सात किस्म के लोग ही इस वक्त अल्लाह की रहमत साए में होंगे। जाजिम इनमें से एक ऐसे लोग भी होंगे, इन्हें हिस्ब नसब वाली औरत अपनी तरफ निगाह का तरफ गुनाह के लिए राग़िब करे तो कह दे, मुझे अल्लाह का डर माने है। हारून रशीद की बात पे जाजिम समझा नहीं था। अब इसका मतलब क्या हुआ बाबा? 15 साला जाजिम ने सवाल किया। इसका मतलब जो अल्लाह के डर से गैर औरत के पास ना जाए, गुनाह ना करे, इससे ऐसे अल्लाह अपनी रहमत के साए इस वक्त पनाह देंगे जब दुनिया में कहीं भी अल्लाह के अलावा चाय पनाह नहीं होगी। और लो, मैं भला किसी और के पास क्यों जाऊंगा? जाजिम, तुम अब बड़े हो रहे हो, मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हें बताऊं कि इस उम्र में में तुम कदम रख रहे हो, बलागत की इब्तदाई उम्र है। इसलिए अपनी मुखालिफ जेंस में बड़ी कशिश नज़र आती है। जब चार दोस्त मिलकर बैठ जाएं तो बातों में यही बात छिड़ जाती है कि मोहल्ले में रहने वाली फ़लाँ लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, फ़लाँ के बाल ज़्यादा लंबे हैं, फ़लाँ की आवाज़ खूबसूरत है। ना चाहते हुए हमारे सामने से अगर वो लड़की गुजर जाए तो नज़र इसके चेहरे से बालों पे जाकर रुक जाती है, कान इसकी आवाज़ पे धरने लगते हैं, और वो अज़ाब शुरू होता है कि मत पूछो। इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ कि अल्लाह ने एक फ़ासला मुकर्रर किया है। जब तक हम फासले पे रहते हैं, दिल की और नफ्स की ख्वाहिश पर खुद को नहीं छोड़ते, उसे जंग करते ही कि बुराई की तरफ नहीं जाना, तो कैसा हो सकता है वो हमें इनाम से न नवाजे? मैं चाहता हूँ कि तुम नज़रों को झुकाना सीख जाओ, बस फिर तो शैतान की हार ही हार है और तुम्हारी जीत। हारून रशीद ने बड़े प्यार से बेटे को समझाया, और इस उम्र में समझाया जिस उम्र में इसे इन बातों का इल्म होना चाहिए था। हर रोज़ ऐसी एक बार इसके कान से गुजरती थी, इसलिए इसकी नज़रें झुकना सीख गई थी। इसके बाप ने इस नाजुक उम्र में गफलत नहीं बरती थी। यही उम्र माँ बाप के चौक न रहने की होती है। वो पूछते थे कि किन दोस्तों में बैठते हो, दोस्त किस मौजू पर बात करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके जहन और शख्सियत की तरबियत करते रहे। आज इनकी सारी बातें जहन के पर्दे पर साफ थी। तुम्हें पता है जाजिम, और बेटे की तरबियत सबसे ज़्यादा वक्त मांगती है और मुश्किल भी है। बेटियां तो एक घूरी पर समझ जाती हैं कि माँ बाप क्या चाह रहे हैं, लेकिन 12 साल के बाद बेटा घूरी को सबसे पहले गैर अहम समझता है।
लेकिन बाबा मुझे तो याद नहीं कि आपने मुझे घूर कर देखा हो। जाजिम ने बाप के सामने रखा चाय का कप उठाकर अपने लबों पर लगाया था। वो ऐसा ही करता था। चाय का आधा कप जब हारून रशीद पी लेते थे वो कप उठाकर पीने लगता था। वो प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले, तुम अकलौते हो इसलिए, वरना मैं गुस्से का बड़ा तेज हूँ। वो मस्नूई तेवरी चढ़ाकर कहते। जासिम हंसने लगा। अच्छा मुझे तो कहीं से नहीं लगते। तुम ज़रा मेरे खिलाफ चलकर तो देखो ना, फिर देखो मेरा गुस्सा। हारून रशीद ने जैसे प्यार भरी तंबिया की थी। लेकिन बाबा मुझे कहाँ चलना आता है, मैं तो अब भी आपका हाथ थाम कर चलता हूँ और हमेशा आपका हाथ थाम कर ही चलूँगा। अच्छा कब तक हाथ थाम कर चलने का इरादा है? हारून रशीद की बात पर वो कुछ सोचते हुए बोला, जब मेरे बच्चे मेरे जितने हो जाएंगे तो एक हाथ वो आपका थामेंगे और एक मैं। जाजिम की बात पर खिलखिलाकर हंसने लगे। यानी तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगे कभी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ख़त्म कर दी आपकी चाय, आपसे तो हो ही नहीं रही थी। खाली इनके हाथ में थमा कर डांट से कहता, बहुत शरीर होते जा रहे हो। हारून रशीद का मुस्कुराता चेहरा सामने था। आंसू की झड़ी थी मुझे लग चुकी थी। जाजिम के आंसू खुश नहीं हो रहे थे। न कोई हमदर्द मौजूद था, न कोई आंसू पोंछने वाला। एक ही दोस्त था वजी, वो भी 2 दिन से इसे तसल्ली देकर जा चुका था। कौन कब तक रहता, पूरा घर काट खाने को दौड़ रहा था। हर तरफ बाबा की यादें थी। जहाँ भी जाना लगता था कि वो पीछे से आ जाएंगे। तुम निकलो किचन से बाहर, एक ऑमलेट बनाने में पूरा किचन तुमने सर पे उठाया हुआ है। शेल्फ का हाल देख रहे हो तुम? कहीं प्याज के छिलके, कहीं टमाटर के और हरी मिर्ची, 4 प्लेटें अलग से गंदी पड़ी थी। और जाजिम हाथ में छुरी पकड़े अपने आंसू पोंछ रहा था। जब हारून रशीद किचन की हालत देख इस पर बिगड़े थे। बाबा आपको किचन नजर आ गया, मैं नजर नहीं आ रहा। प्याज से क्या जाप है, जब काटो सबसे पहले आंखों में जा घुसता है। वो छुरी फेंक कर बोला, हटो तुम, मैं बना देता हूँ।" इसे पीछे करते हुए छुरी पकड़े प्याज काटने लगे। जाजिम घर का एक-एक कोना देख रहा था कि शायद कहीं से इसके पापा नज़र आ जाएँ, मगर कहाँ कोई वापस आता है ये ढूँढने से? क्या कोई लौटता है एक बार जाने के बाद? नहीं लौटता, लेकिन हम ये जानते हुए भी पता नहीं क्यों इसे हर सौ ढूँढते ही हैं कि जैसे हमारी नज़रें इसे ढूँढ लेंगी, इसे सामने देख ही लेंगी। जाजिम इसी कैफ़े से गुज़र रहा था। 8 दिन के बाद वो नूरजहाँ के कोठे पर गया था। बिखरी सी हालत थी। बाल भी बने हुए नहीं थे, शेव भी बनी हुई थी। शर्ट आधी पैंट के अंदर थी, आधी बाहर। वो सारे शाम गया था। इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। नूरजहाँ शुक्र कर रही थी कि खपटी से लड़का यहाँ का रास्ता तो भूला। क्या खबर थी कि वो क्या कुछ हो चुका है। वो जब अंदर दाखिल हुआ, वो सामने ही खड़ी थी। इसका रोया सा चेहरा देखकर नूरजहाँ का दिल खिंचा था। खुद भी समझ नहीं पाई कि न जाने क्यों खुद से इसके पास चली गई। तुम्हें क्या हुआ है? रोई हो का? बस इसका पूछना था। जासिम को शायद किसी सहारे की ज़रूरत थी। नूरजहाँ के गले लगकर फूट-फूट के रोने लगा। नूरजहाँ एक तो उसकी जसारत पर बौखलाई थी, फिर एक मर्द के फूट-फूट के रोने पर। मेरे बाबा चले गए हैं मुझे छोड़कर, वो रोते हुए बोला तो नूरजहाँ के साथ लगा। वो इससे भी कद में ऊँचा था, लेकिन किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख-बिलख कर रो रहा था। हया के इस मुतालबे पर तो इस लड़के को भी चुप सी लग गई थी, जिसकी ज़बान अब तक कैंची की तरह चल रही थी। माइक पे पकड़े हुए सन खड़ा था। हया का मुतालबा ही कुछ ऐसा था, सबके गुमान से अलग। किसी की सोच में ये सब नहीं था। या तो वो नया नया सहाफ़त में कदम रखता लड़का अपनी खबर की रेटिंग बढ़ाने की कोशिश में था। चंद महीने जब तक केस चलता रहता है, खबरों का बाजार गर्म रहता है, लेकिन एक के बाद एक धमाके खैज खबर थी इस लड़की के पास। पहले रेप का इल्ज़ाम, अब किसी शख्स से निकाह का मुतालबा। वहाज की अकल दम गई थी इस लड़की पर। वो हया के पास गया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या करना चाहती हो? उस्ताद है तुम्हारा, तुम पागल हो क्या? वहाज अपना तैश दबाते हुए बोला, मुझे इनसे निकाह करना है, ये मुझे अभी अपनाएंगे, वरना मैं जान दे दूंगी। अपनी जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जी सकती मैं। मुझे केस नहीं करना, इनकी फांसी मुझे मेरी खोई हुई इज्जत नहीं लौटा सकती। हया के आंसू जारी थी। इर्तिज़ा गुस्से से दिल मिलाया था। हरगिज़ भी नहीं, मैं इस झूठी मक्कार लड़की को अपने हाथों से ही मार दूंगा, फिर चाहे फांसी चढ़ जाऊँ, कोई अफसोस नहीं होगा मुझे। इर्तिज़ा का बस यही चाह रहा था कि इसका गला घोंट दे। अगर ये मुझसे निकाह नहीं करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी और उसके ज़िम्मेदार ये होंगे। हया रोते हुए बोली। दूसरी जानिब ज़ूबिया अपनी गाड़ी में और सलमान अपनी गाड़ी में हया के कॉलेज की तरफ रवाना थे। तमाशा सा लग चुका था। देखें निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि तुम इन्हें सहारा दो। पुलिस ऑफिसर बोला। मुझे फांसी मंजूर है। इर्तिज़ा अपनी बात पर कायम था। वहाज इर्तिज़ा के पास पहुंचा था। इर्तिज़ा तुम फ़िलहाल वक्त की नज़ाकत को समझो। एक लफ्ज़ और नहीं वहाज, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो क्यों सज़ा का हकदार कहलाऊँ?
देखो तुमने कुछ नहीं किया फिर भी मुजरिम बन जाओगे, इसका बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एक बच्चा है तुम्हारा, अगर इस लड़की ने खुद को कुछ कर लिया तो रूमी का न जाने क्या हश्र करेंगे ये लोग। रूमी के नाम पर इर्तिजा का दिल तड़पा था, नफरत से हया की तरफ देखा था। पहली बार गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाने की बेचैनी ने सलमान साहब का बीपी आखिरी हद तक बढ़ा दिया था। बेकरारी का ये आलम था कि उनका हया के पास पहुंच जाए और इर्तिजा का खून अपने हाथों से कर दे। ड्राइवर गाड़ी का हॉर्न बजाओ, कुछ भी करो, बाहर निकल कर रोड खुलवाओ। सलमान धाड़ धाड़ कर बोले। ड्राइवर गाड़ी से निकल गया। फुल एयर कंडीशनर कार में बैठे सलमान पसीने से शराबोर थे। दूसरी तरफ जुबिया की जान पर बनी थी, वो पिंडी से इस्लामाबाद पहुंच रही थी। रास्ता खासा तवील, दिल डूबा जा रहा था। मीडिया को क्या जवाब देंगी, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगी। एक मौलाना का इंतजाम भी हो चुका था। निकाह के नाम पे हाया ने अभी अपनी जिद मनवाई थी। क्यों क्या क्या था इसने ये सब, कोई नहीं जानता था। इतनी जिल्लत और हानत वाला निकाह शायद ही किसी का हुआ हो। साइन करते हुए इंतजार ने कई बार नफरत से लड़की को देखा जो कम उम्र थी, इसकी शागिर्द थी लेकिन चालबाज थी। इसे कभी इस हैसियत से वो सोच भी नहीं सकता था। जिस रिश्ते में वो ज़बरदस्ती इसके साथ जुड़ चुकी थी, वो भी इस इल्ज़ाम के साथ मज़े भी लाइफ दिखाया गया था। ज़ुबिया को देखकर हाथ पाँव छोड़ बैठी थी, लेकिन सलमान निकाह होते ही पहुंच चुके थे। इस बात से बेखबर कि हया सलमान की वजह हया इर्तिज़ा बन चुकी है। मुझे अली हमजा से मिलना है। स्टूडियो पहुंचकर अब्दुल बासित ने अंदर बैठे रिसेप्शन से कहा, साहब तो अभी नहीं आए, बस पहुंचने वाले होंगे, आप वेट करें। अब्दुल बासित वहां बैठा नहीं, बाहर निकलकर इसका इंतजार करने लगा। सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी। अब्दुल बासित आगे बढ़ा, फ्रंट डोर खोला था। इससे पहले कि बैठा शख्स बाहर निकलता अब्दुल बासित इसके पास पहुंच गया। आप अली हमजा है? बड़े अदब से इसने पूछा था। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अली हमजा के लिए वो चेहरा अजनबी था। इसी अजनबी बासित जेब से पिस्टल निकालकर इसके सर पर तान चुका था। अब्दुल बासित के हाथों पर काले रंग के दास्ताने चढ़े हुए थे। अली हमजा के बराबर बैठा इसका ड्राइवर भी घबरा गया था और अली हमजा तो सांस लेना ही भूल गया था। तुम उतरो गाड़ी से, और अगर शोर मचाए तो तुम्हारे साथ इसे भी भून दूंगा, अब्दुल बासित ने ड्राइवर से कहा। वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया। चलो तुम ड्राइविंग सीट संभालो जल्दी, अब्दुल बासित ने अली हमजा से कहा। वो बराबर वाली सीट पर बैठ गया और फ्रंट सीट पर अब्दुल बासित बैठ गया। अब पिस्टल इसकी कमर पर रख दी। चलो चुपचाप गाड़ी चलाओ। गाड़ी अली हमजा चलाने लगा। कौन हो तुम? अली हमजा ने घबराते हुए पूछा, पसीना चेहरे से बह रहा था। बता दूंगा, इतनी जल्दी क्या है, यहाँ से बाएं जानी मोड़ो। रास्ता अब्दुल बासित बता रहा था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद जहाँ अब्दुल बासित ने गाड़ी रुकवाई, वो सुनसान बेयाबान सी जगह थी। नीचे उतरो, अब्दुल बासित ने इसे नीचे उतरने के लिए कहा। जब वो नीचे उतर गया तो पहले गाड़ी लॉक की ताकि वो दोबारा न बैठ सके और खुद भी बाहर निकल गया। अली हमजा अब इसे भी गौर से देख रहा था। अब्दुल बासित ने कंधे पर रखा रुमाल सर पर बांधकर इसके एक किनारे से अपना चेहरा ढांपा ताकि इसका चेहरा ज़्यादा पहचाना न जा सके। अब तो बता दो कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो, पैसा चाहिए तुम्हें? अली हमजा ने पूछा। बताता हूँ तुम्हें, इतनी भी जल्दी क्या है? अब्दुल बासित ने पिस्तौल का रुख दोबारा से अली हमजा की जानिब किया। अब लिबास उतारो अपना। अब्दुल बासित की बात सुनकर अली हमजा अचकने में आया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जल्दी से कपड़े उतारो वरना गोली चल जाएगी, अब्दुल बासित ने सख्त लहजे में कहा। अली हमजा अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। कुछ ही पल में वो शर्ट उतार चुका था, पतलून भी। अब्दुल बासित की अगली बात पर वो मुत्तहिर हुआ था। क्या पागल हो तुम? जल्दी करो, वक्त ज़ाया मत करो मेरा, अब्दुल बासित गुस्से से घर आया। अली हमजा ने वो भी ताड़ दी। बहुत शौक है तुम्हें नशा आवर टीके लगाकर मजबूर औरतों को बेजाब करने का। अब देखो तुम्हारा हशर क्या करता हूँ मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? अली हमजा घबरा गया था। अब्दुल बासित ने जेब से 2 इंजेक्शन निकाले जो सिरिंज में भरे हुए थे। फिर एक के बाद दीगर दोनों इसके बाजू पर घोंप दिए। कुछ ही देर में नशा इस पर चढ़ने लगा। अली हमजा का सर चकराने लगा था। अब्दुल बासित ने गाड़ी में इसके कपड़े रखे और फिर जेब से एक ब्लेड निकालकर इसके बाजू और टांगों को जख्मी किया। वो दर्द से करा रहा था लेकिन नशे की वजह से बहुत जल्द होश की दुनिया से बेगाना होने लगा। जब चरण करण तुम्हारे वजूद को नोच नोच कर खाएंगे तो पता चलेगा तुम्हें तकलीफ़ क्या होती है और कैसे सही जाती है जो तुम एक कमज़ोर औरत को देते हो। ये कहकर अब्दुल बासित इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अली हमजा चकरा कर गिर चुका था।
مجھے چھوڑ کے مت جاؤ مجھے، وہ تکلیف سے بول رہا تھا لیکن زیادہ وقت نہیں لگا اسے بے ہوش ہونے میں۔ عبدالباسط اس کی گاڑی لے کر چلا گیا، لیکن جیسے ہی مین روڈ ٹریفک رواں دواں نظر آئی اسے گاڑی وہیں روک دی۔ گاڑی ایک سائڈ پہ لگا کر وہ گاڑی سے اتر چکا تھا، چابی اس نے گاڑی میں لگی رہنے دی اور گاڑی کا لاک کر دیا۔ گاڑی حمزہ کی پہنچ سے بہت دور تھی، وہ سامنے سے آنے والی بس پر سوار ہو چکا تھا۔ عبدالباسط کے ایک دوست کے پاس پسٹل موجود تھی، نئے سال کی خوشی میں یا 14 اگست کے موقع پر اپنی چھت پر وہ فائرنگ ضرور کرتا تھا۔ شوقیہ پسٹل چلانا عبدالباسط نے اسی سے سیکھا تھا اور صبح اسی سے پسٹل مانگ لایا تھا۔ دوست نے بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی، ہاتھ میں دستانے اسے چلا لیے تاکہ اس کے ہاتھوں کے نشان سے کوئی اس کی نشاندہی نہ کر سکے۔ جو کچھ آرا کے ساتھ کیا گیا تھا، عبدالباسط کا بس چلتا تو ٹکڑے کر دیتا اس شخص کے۔ سلیمان بھاگتے ہوئے کالج پہنچے تھے، سامنے حیا پر نظر پڑی، اس کی حالت دیکھ کر پاگل سے ہونے لگے۔ حیا کے پاس پہنچ کر اسے اپنے ساتھ بھیج لیا۔ تم فکر مت کرو میری جان، میں اسے مار ڈالوں گا، اس وقت زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلمان کا غصہ آخری حد پر تھا۔ کچھ دیر سے کمرے سے ارتضیٰ کو نکلتے دیکھ کر سلمان بے قابو ہوئے تھے۔ حیا کو چھوڑ کر ارتضیٰ کی طرف بڑھے، اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کی، میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑے تھے، ارتضیٰ بھی غصے میں تھا، ایک جھٹکے سے اپنا گریبان ان سے چھڑوایا۔ ہٹو پیچھے، ختم کرو اپنی ڈرامے بازی۔ اس وقت تک حیا انہیں باپ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آغا جی پیچھے ہٹے یہاں سے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلمان ارتضیٰ کی طرف لپکے تھے لیکن حیا بیچ میں آ گئی۔ شوہر ہے یہ اب میرا۔ حیا کے لفظوں نے سلمان کے رہے سہے ہوش اڑا دیے تھے۔ حیا ہوش میں تو ہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، کہہ رہی ہے آپ کی بیٹی، اس نے اپنے لیے انصاف خود چنا ہے۔ اس بار پرنسپل صاحب نے تصدیق کی تھی۔ حیا یہ سب کیا سن رہا ہوں میں، کیوں کیا تم نے یہ سب، میرا انتظار کیوں نہیں کیا، میں اسے پھانسی پہ لٹکوا دیتا۔ تم حیا کو غصے سے دیکھتے ہوئے ارتضیٰ کے پاس گئی۔ طلاق دو میری بیٹی کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنی بیٹی سے پوچھ لیں جس نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے۔ ارتضیٰ نے سلمان کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ حیا تم طلاق، آغا جی مجھے کوئی کیس نہیں کرنا ان پر، اور یہ بات میں کھلے عام سب کے سامنے کہہ رہی ہوں، انہوں نے غلطی کی ہے تو یہی مجھے عزت بھی دیں گے۔ حیا کی بات پہ برجستہ ارتضیٰ نے گہر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم حیا، اگر تم نے اس سے طلاق نہ لی تو سمجھ لینا مر گیا تمہارا باپ تمہارے لیے۔ میرے گھر کے دروازے بند ہیں تو پر میرا ساتھ دو، اسے پھانسی کے تختے پہ میں لٹکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلمان کا بس چلتا تو ارتضیٰ کو ابھی پھانسی دیتے، پھر بھی مجھے کوئی نہیں اپناتا، میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ فہد ارتضیٰ کو اپنی گاڑی تک لے گیا۔ حیا پچھلا دروازہ کھول کر خود بیٹھ گئی۔ رومان ہر بات سے بے خبر تھا، کھانا کھا کر سو چکا تھا، لیکن ڈور بیل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھا، جلدی سے کمرے سے نکل کر دروازہ کھولا۔ سامنے وہاج کے ساتھ ارتضیٰ کو اندر داخل ہوتے دیکھا اور ان سے پیچھے ان کی اسٹوڈنٹ کو جو دیکھنے سے عجیب حالت میں تھی۔ ارتضیٰ نے آتے ہی صوفے پر ڈھا گئی، وہاج اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حیا اندر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حیا تم اندر کمرے میں جاؤ۔ وہاج نے حیا کو منظر سے غائب کرنا چاہا۔ ہرگز بھی نہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہاج اس لڑکی کو بولو دفعہ ہو جائے یہاں سے، ورنہ مر جائے گی میرے ہاتھوں، وہ چلا کر بولا تھا۔ حیا یکدم ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس وقت وہ جتنے غصے میں تھا، واقعی اسے جان سے مار دیتا۔ دیکھو میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس سے کوئی ایسا رشتہ نبھاؤ، لیکن ابھی تمہارا ایسا کوئی بھی قدم تمہارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ پلیز فی الحال چپ ہو جاؤ۔ ارتضیٰ کو سمجھا کر وہ رومان کی طرف متوجہ ہوا۔ رومی انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ وہاج کے کہنے پر رومان چپ چاپ اسے چلنے کا اشارہ دے کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارتضیٰ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے جیتی جی موت کی سزا سن لی ہے میں نے، ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں، کیا جواب دوں گا سب کو؟ مجھے دیکھ کر ہر عورت مجھے زانی سمجھ کر چھپتی پھرے گی، کیسے باہر جاؤں، کیسے فیس کروں گا دنیا کو اور رومی کو؟ رومی کا بھی جینا حرام کر دیں گے سب اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے۔ حیا کا نام بھی اسے لینا گوارا نہیں تھا۔ وہاج خود پریشان تھا، ہر بات سچ تھی لیکن حل کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں جا حیا خاموشی سے بیٹھ کے رومان کمرے سے نکل گیا، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ آدھا گھنٹہ وہاں آج ارتضیٰ کو سمجھاتا رہا کہ وہ خود کو قابو میں رکھے، اس کے ہر قدم پر فی الحال پولیس اور میڈیا کی کڑی نظریں ہوں گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسی بات لوگوں کے ذہن سے مہر ہوگی، وہ حیا کو چھوڑ بھی دیں تو بات اتنی نہیں بڑھے گی۔
ابھی تو اس کی کوشش تھی کہ ارتضیٰ اسلام آباد ہی نہ رہے، کچھ وقت کے لیے سب کی نظروں سے غائب ہو جانا ہی مسئلے کا حل تھا، ورنہ لوگ تو جینے نہیں دیتے انہیں۔ میں اب گھر جاؤں گا ارتضیٰ، لیکن پلیز تم پیشنس سے کام لینا، حیا کو فی الحال اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ آج کی بات میں اس ارتضیٰ نے اس بات میں سر ہلایا، ابھی تو وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کی شکل بھی دیکھے۔ آج تک اس نے کبھی کسی عورت سے نفرت محسوس نہیں کی تھی، لیکن حیا سے ہو گئی تھی، اتنی کہ اگر اس پر ایک قتل بھی معاف ہوتا تو حیا کا کر دیتا۔